दोस्तों, हमारी आज की कहानी एक ऐसी बच्ची से जुड़ी है जिसका एक रात बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया जाता है, मगर फिर भी वो रोजाना अपनी माँ से मुलाकात करने आती है। लेकिन वो ऐसा क्यों कर रही है और आखिर किसने किया उसका कत्ल, ये देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। कहानी की शुरुआत शिन नाम की एक बच्ची से होती है। वो रोजाना की तरह स्कूल की छुट्टी के बाद अपनी माँ का इंतजार कर रही है, लेकिन काफी देर के इंतजार के बाद भी उसकी सौतेली माँ सॉन्ग उसे लेने के लिए नहीं आती। वो उन्हें फोन लगाती है, जहाँ माँ बताती है कि आज वो किसी काम में उलझ गई है, इसीलिए उसे खुद ही अकेले जाना पड़ेगा। बेचारी शिन को ये सुनकर थोड़ा बुरा तो जरूर लगता है, लेकिन वो समझदार थी। अपनी माँ की बात मान अकेले ही वो घर की तरफ निकल पड़ती है और घर से वॉकिंग डिस्टेंस पर मौजूद बस स्टॉप से उतर जाती है। तभी उसे नजदीक आकर एक गाड़ी रुकती है, जिसमें बैठकर वो अपने घर की तरफ निकल पड़ती है। कहानी यहाँ से कुछ दिन बाद शिफ्ट होती है, जहाँ घर में माँ सॉन्ग सब्जियां काट रही थी। बारिश में भीगी शिन घर में दाखिल होती है और कहती है कि माँ देखो मैं आ गई। मगर दोस्तों, सॉन्ग अपनी बेटी की आहट से इतना खौफ में आ जाती है कि उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। पीछे मुड़ने की हिम्मत भी वो जुटा नहीं पा रही थी, जिसकी वजह दरअसल ये थी कि वो शिन नहीं बल्कि उसकी आत्मा थी, या फिर ये कहें कि उसका भूत, क्योंकि उस रात के बाद से शिन कभी घर वापस लौटी ही नहीं। बस इसी तरह से शिन रोजाना रात में 10 बजे इसी लिबास पे अपने घर आती है और अपनी माँ को दिखाई देती है, जिसे सॉन्ग काफी सहमी रहती है। उसे लगता है कि कहीं न कहीं बेटी की मौत का जिम्मेदार वही है। अगर उस दिन वो उसे लेने स्कूल चली जाती तो शायद आज उसकी बेटी जिंदा होती। इस इंसिडेंट के ठीक 10 दिन बाद पुलिस को शिन की लाश एक लाल बैग में कई टुकड़ों में कटी मिलती है। ये खबर जब मिस्टर रियोंग नाम के एक बैग की दुकान के मालिक देख रहे होते हैं तो उन्हें फौरन सियोंग नाम के शख्स की याद आती है, जिसे ये बैग उनकी दुकान से लिया था। और इसकी वजह ये थी कि सियोंग इतने सालों में आए उन चुनिंदा कस्टमर में से था जिसने बिना नोक-झोंक किए बताई गई कीमत पर बैग खरीद लिया। और ऐसा एक दुकानदार के साथ बेहद कम ही होता है, जिसकी वजह से रियोंग उसे भूल नहीं पाए थे। कहानी फिर से अतीत में चली जाती है, जहां पर हम उसी खौफनाक रात से रूबरू कराया जाता है। दरअसल उस रात सियोंग पहले शिन को देखकर घर तक ले आए। दोनों ही एक अपार्टमेंट पे रहा करते थे। शिन जैसे ही सियोंग को घर छोड़ने के लिए धन्यवाद देकर अपने फ्लैट की तरफ आगे बढ़ती है, तभी अचानक सियोंग बहाना बनाकर उसे दबोच कर अपने फ्लैट के अंदर ले आता है। फिर वो अगले दिन हमेशा की तरह फेवरेट कैफे से अपने पिज्जा को ऑर्डर करता है, जिसे डिलीवर करने जंग नाम का एक लड़का आता है। जंग अब सियोंग के दरवाजे के पास से पिज्जा निकाल कर दे रहा होता है, तभी उसे कुछ आवाज आती है, लेकिन वो उन्हें आवाज को अनसुना कर देता है और सियोंग से कहता है कि इस महीने उसे 3 बार पिज्जा ऑर्डर किया है, अगर वो चौथी बार करेगा तो उसे कैफे की तरफ से पिज्जा फ्री मिलेगा। हालांकि सियोंग को उसकी इन बातों पर कुछ खास दिलचस्पी नहीं है और इसीलिए वो फौरन उसे पैसे देकर वहां से भगा देता है। फिर वो पिज्जा को लेकर नीचे अपने फ्लैट में बेसमेंट में आता है, जहां पर हम डरी सहमी शिम को देखते हैं। जिस तरह बकरे को हलाल करने से पहले खिलाया पिलाया जाता है, ठीक उसी तरह सन की सियोंग एक बेकसूर भोली भाली बच्ची को पहले पिज्जा खिलाता है और फिर उसकी लाख विनती के बावजूद बड़ी हैवानियत के साथ उसका कत्ल करके लाल बैग में भर देता है। कहानी दोबारा से वर्तमान में आती है, जहां पर हम अंकल रियोंग को उसके हथियारे के बारे में बताने के लिए पुलिस को कॉल करते हुए देखते हैं। तभी उनकी पत्नी उन्हें समझाती है कि अगर वो पुलिस को गलती से भी फोन करेंगे तो इसमें काफी बात का बतंगड़ बन जाएगा। रोजाना पुलिस उनकी दुकान पर पूछताछ करने आएगी, जिसमें न केवल उनकी दुकान का नाम बदनाम होगा बल्कि उनके कस्टमर भी कट जाएंगे। अब पत्नी की बात सुनकर वो अपना इरादा बदल लेते हैं और फोन को जेब में रख लेते हैं। वहीं कैफे में जंग को भी इस हत्या के बारे में मालूम पड़ता है। उसे लगता है कि कहीं न कहीं ये काम उसी शख्स का है जो हर 10वें दिन उसे पिज्जा ऑर्डर करता है। जरूर इसका कोई कनेक्शन है, लेकिन डिलीवरी में देर होने की वजह से वो इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं सोचता। अचानक रास्ते में उसकी टक्कर एक लड़की से होती है जिसका नाम लिली होता है, परंतु देखने पर वो शिम की तरह लग रही थी। दूसरी तरफ माँ सॉन्ग रोजाना बेटी शिन की यूं दिखाई देने की वजह से पूरी दहशत में आ चुकी है। वो हाथों में क्रॉस लेकर उसे छुपाने की कोशिश कर रही हैं। तभी पति चैंग घर में दाखिल होते हैं और अपनी पत्नी की इन्हीं हरकतों को देखकर उसे समझाते हैं कि आखिर तुम ये सब क्या कर रही हो? क्या तुम्हें अपनी बेटी से डर लग रहा है? अरे तुम खुश नसीब हो जो तुम्हें वो मिलने आती है। अगर मुझे एक पल के लिए भी मेरी बेटी दिखाई दे तो मैं उसे कभी भी अपनी आंखों से ओझल ना होने दूं। शायद इसकी वजह ये तो नहीं कि तुम उसकी सौतेली माँ हो, अगर तुमने उसे अपनी कोख में जन्म दिया होता तो इतना ना डरती। पति की ऐसी रूखी बातों को सुनकर बेचारी सॉन्ग की आंखें नम हो जाती है। उसका दिल अच्छे से जानता है, भले ही शिन उसकी सौतेली औलाद थी, मगर उसने कभी उसमें भेदभाव नहीं किया। इसके बाद हमें किन नाम के एक आदमी से रूबरू कराया जाता है जो इसी मोहल्ले में रहा करता है। वो अक्सर ब्याज में पैसे दिया करता है और पूरे एरिया में उसका अच्छा खासा नाम भी है। इधर शहर में हो रहे हत्याओं को पुलिस को भी उस पर शक हो जाता है, लेकिन कोई सबूत ना होने की वजह से सिर्फ कुछ इन्वेस्टिगेशन और जांच पड़ताल करके पुलिस उसे छोड़ देती है।
अब यहाँ से किम सीधे पैसे वसूलने के लिए एक व्यक्ति से मिलने जाता है जिसे वो बुरी तरह मारता है, क्योंकि जो आदमी वो था वो न केवल क्लाइंट था बल्कि रिश्ते में सगा मामा भी लगता है, जो माँ के मरने के बाद कभी भी उसके दरवाजे नहीं आए। और इस बात की खुन्नस किम अच्छी तरह उन पर निकालता है। जब वो अपना काम खत्म करके घर आता है तो देखता है कि बिल्डिंग के अपार्टमेंट में उसकी पार्किंग की जगह किसी और ने गाड़ी खड़ी कर दी है, और ये गाड़ी सियोंग की होती है, जिसे वो फ्लैट से बुलाकर नीचे लाता और फिर उसे धमकाते हुए कहता है कि अगली बार अगर उसकी जगह पर गाड़ी खड़ी की तो उसका थोपला बिगाड़ देगा। सियोंग को इस बात पर काफी गुस्सा तो आता है, मगर किम के आगे उसकी बोलती बंद रहती है। इस बीच हमें सोसाइटी की सेक्रेटरी ताई सून और वहीं पर काम कर रहा गार्ड युआन से रूबरू कराया जाता है। आपको बता दें कि लिली कोई और नहीं बल्कि ताई सून की ही बेटी थी। यहाँ ताई सून गार्ड युआन को गार्बेज चेक करने के लिए कहती है, क्योंकि कई दिनों से सोसाइटी के लोग इस बात की कंप्लेन कर रहे हैं न जाने कौन डस्टबिन घर का खाना ऐसे ही छोड़ देता है, जिससे काफी बदबू आती है। अब युआन जब इस गार्बेज की थैलियों को चेक करने जाता है तो एक थैली में ढेर सारे बदबूदार खाने मिलते हैं, जो किसी और के नहीं बल्कि खूनी सियोंग के रूम के थे। बस फिर क्या था, लालची युआन शराब की व्यवस्था करने के लिए उस कचरे को पन्नी को लेकर सियोंग के पास जाता है, लेकिन सियोंग उसे साफ साफ कह देता है कि ये कचरा उसकी फ्लैट का नहीं है, जिस पर युआन उसे साबित करने के लिए पॉलीथीन को उसी के सामने खोलने लगता है और अचानक उसके हाथ खून से लथपथ एक स्कूल ड्रेस लगती है, जो बेचारी शिन की ही थी। अब ये देखकर तो युआन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, लेकिन इससे पहले वो ये बात किसी को बता पाता, सियोन बेहद ही सफाई से उसे जान से मार देता है। उसी वक्त मा सोंग सीढ़ियों से अपार्टमेंट में दाखिल हो रही थी और इतने ढेर सारे खून को देखकर उनका दिल दहल जाता है, मगर कुछ कदम ऊपर चलने पर उन्हें रेड वाइन की बोतल नजर आती है, जो कि सियोंग ने खून को छुपाने के लिए सीढ़ियों पर फेंक दी थी, जिससे किसी को भी उस पर शक ना हो। दूसरी तरफ नाइट शिफ्ट कर रहा गार्ड हांजी लगातार युआन को कॉल कर रहा था, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं था, और अता पता होगा भी कैसे, वो तो मर चुका है। वहीं दूसरी ओर जंग उसी मर्डर मिस्ट्री के बारे में खबरें पढ़ रहा था। तभी उसकी नजर नीली कलर की टोपी पहने एक शख्स पर जाती है, मानो वो उसे पहचानता हो। तभी उसे पिज्जा डिलीवरी का कॉल आता है और उसी खूनी सियोंग का होता है। जंग सियोंग के घर जाकर पिज्जा डिलीवरी करता है, लेकिन आज उसकी नजर उसके घर के चारों तरफ पड़ती है, जहां खुदकिस्मती से वो नीली टोपी भी उसे दिख जाती है। यानी कि हो ना हो जंग इतना तो समझ गया था कि इस आदमी का उन खून से कोई ना कोई वास्ता जरूर है। जंग के जाने के बाद सियोंग अपने पुराने अंदाज में पिज्जा खाते हुए युआन की लाश को ठीक वैसे ही काटता है जैसे उसने शिन और न जाने कितनों के साथ किया। इसके बाद वो नए बैग लेने के लिए दोबारा से अंकल रियोंग की दुकान पर जाता है और 2 बैग पसंद करता है। रियोंग एक रेट बताता है और हमेशा की तरह वो बिना मोल भाव करे पैसे दे देता है, लेकिन रियोंग इस बार उन पैसों की गिनती भी नहीं करता और कांपते हुए हाथों के साथ पैसे अपनी पॉकेट में डाल लेता है, जिससे सियोंग को दाल में कुछ काला लगता है। वैसे ही एक रोज ताई सून बिना कुछ कहे सीधा सियोंग के फ्लैट में पहुंच जाती है, क्योंकि कुछ दिनों से पानी का बिल बहुत ज्यादा आ रहा है और उसे उन सभी फ्लैट में जाकर इस बात की जांच करनी थी कि कहीं किसी पानी का पाइप खराब तो नहीं है। वो बाकियों की तरह उसे भी मानने वाला होता है कि तभी टाइसून ने किसी को कॉल पर यह कहते हुए सुन लिया कि अभी वो सियोंग के अपार्टमेंट में है। ऐसे में अगर कल वो टाइसून का खून कर भी देता है तो हो सकता है कि पुलिस उसे पूछताछ करे। कहानी आगे बढ़ती है और अगले दिन जब पानी की प्रॉब्लम का मैटर सॉल्व नहीं होता तो हांजी सियोंग को दोबारा कॉल लगाता है और गलती से उसका फोन वाइब्रेट होकर उसी बैग में गिर जाता है जिसमें बॉडी थी। अब उस बैग का ऑटोमेटिक लॉक होने से तुरंत वो लॉक हो जाता है। सियोंग परेशान हो चुका था कि क्योंकि उसे बैग का कोड पता नहीं था और वो उसे लेकर मिस्टर रियोंग की दुकान पर भी नहीं जा सकता, वरना जैसे ही बैग खुलेगा उसका काला चिट्ठा बाहर आ जाएगा। अब एक रोज जब लिली अपने घर की तरफ जा रही थी तभी सामने से आ रही शिन की माँ सोंग उसे देखकर घबरा जाती है। उन्हें लगता है कि वो उनकी बेटी है जो रात के अलावा वो उन्हें दिन में भी दिख रही है, लेकिन लिली उन्हें संभालती है और उनके फ्लैट तक वापस छोड़ने जाती है। इसी दौरान सियोंग की नज़र भी शिन की तरह दिखने वाली लिली पर पड़ती है। उसका दिमाग घूम जाता है, उसे यकीन नहीं होता कि जिस लड़की को उसने इतनी बेरहमी से मारा था आखिर वो इस ड्रेस में जिंदा कैसे हो सकती है। वह लिली जब वापस जा रही होती है तभी उसे सियोंग के गेट के सामने गार्ड युआन का चश्मा मिलता है। वो उसे लेकर सीधे अंकल हांजी को दे देती है। चश्मा देखकर हांजी को भी सियोंग पर शक होता है। वो पाइप चेक करने के बहाने उसके अपार्टमेंट का दरवाजा खटखटाते हैं, परंतु सियोंग उन्हें यह कहकर मना कर देता है कि वो कुछ दिनों बाद अपार्टमेंट को छोड़कर जा रहा है, तब आकर वो चेक कर लेना। उसकी ये बातें हांजी के शक को यकीन में बदलने लगती है। जवाब में वो कहते हैं कोई बात नहीं, अगर तुम फ्लैट को छोड़ ही रहे हो तो फिर रूल्स के हिसाब से मुझे अब तुम्हारे अपार्टमेंट को छोड़ने से पहले सभी चीजों की जांच करनी पड़ेगी। और ये सुनकर सियोंग सख्ते में आ जाता है और वो फौरन अपना दरवाजा खोलकर उन्हें अंदर आने को कहता है, क्योंकि उसे अच्छे से पता था अगर 8-10 लोग एक साथ यहाँ पर आए तो फिर उसे कोई बचा नहीं सकता। पानी के पाइप चेक करते वक्त तो हांजी को कुछ खास नहीं मिलता, लेकिन जैसे ही वो बेसमेंट में छानबीन के लिए जाते हैं उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है
सामने खून के ढेर सारे धब्बों के साथ साथ इंसानी बाल और मांस के कुछ टुकड़े भी नजर आ रहे थे। और तो और अकेले रहने वाला व्यक्ति के बाथरूम में ब्लीचिंग पाउडर के इतने सारे डिब्बे होना ये साफ दर्शा रहा है कि वो खूनी है। सियोंग अब उनका भी काम तमाम करने वाला होता है, लेकिन तभी हाथों से जोरदार हथियार लिए हांजी उससे कहते हैं, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, शायद पानी का पाइप ऊपर वाले फ्लैट में लीक हो रहा हो, माफ करना तुम्हें फालतू में इतना परेशान कर दिया। और बड़ी सावधानी से वहां बाहर आ जाते हैं। वहीं कुछ देर बाद हम किम को सियोंग को बुरी तरह मारते हुए देखते हैं, क्योंकि आज वो फिर से उसी पार्किंग की जगह अपनी गाड़ी लगा दी है। अब सियोंग इस जगह से तंग आ चुका है, वैसे भी उसे यहाँ पर कई लोगों की हत्या कर चुका है, इसीलिए यहाँ से जाना ही बेहतर समझता है। लेकिन जाने से पहले वो रियोंग को ठिकाने लगाने का फैसला करता है। कहीं ना कहीं उसे लग रहा है कि जरूर वो उसकी असलियत के बारे में जानता है। ऐसे में वो उन्हें बैग का पासवर्ड जानने के बहाने उन्हें मुलाकात करता है और फिर उन्हें फ़ोन लेकर एक जगह कॉल करके बुलाता है। अब जैसे ही उस रात मिस्टर रियोंग अपनी दुकान बंद करके घर की तरफ जा रहे थे, सियोंग उन पर पीछे से वार करके बेहोश कर देता है और अपने घर ले आता है, जहां हम अंकल रियोंग को टेबल पर बंधा हुआ पाते हैं। उनके सामने पिज्ज़ा रखा हुआ था जिसे जंग ने कुछ ही सेकंड पहले डिलीवर किया था। अब इधर जंग वापस घर जा रहा होता है कि तभी उसकी नज़र अपने हाथों पर पड़ती है, जिसमें खून के निशान थे। यहाँ तक कि जो नोट सियोंग ने दिए थे उसमें भी खून के धब्बे लगे थे। वो तुरंत सच्चाई को जानने के लिए सियोंग की बालकनी के दरवाजे से ताक झांक करने की कोशिश करता है कि तभी सियोंग को वहां पर किसी की होने का एहसास होता है। वो फौरन दरवाजा खोलता है और अचानक उसके सामने जोरदार फ्लैशलाइट पड़ने लगती है, जो कि सामने से हांजी ने मारी थी, और जंग की जान बाल बाल बच जाती है। अब जंग मिस्टर हांजी को सब कुछ सच बता देता है और फिर पुलिस को बताने की बात करता है, मगर न जाने क्यों पुलिस का नाम सुनते ही मिस्टर हांजी घबरा गया और उसे समझाते कि अगर कहीं सियोंग खूनी नहीं हुआ तो ये खून के निशान उसी की हुए जो सब्जी काटते वक्त लग गए होंगे। उनकी बातों से कहीं न कहीं जंग भी कन्विंस हो जाता है और इसीलिए वो अपने घर लौट आता है। दरअसल दोस्तों, बात कुछ यूं थी कि आज से 14 साल पहले मिस्टर हांजी के हाथों गलती से अपने एक साथी का किसी लड़ाई के वक्त खून हो गया था, जिसकी लाश को उन्होंने ठिकाने तो लगा दिया, लेकिन आज भी उन्हें डर था कि अगर पुलिस सोसाइटी में आ गई तो क्या पता इन्वेस्टिगेशन के दौरान सभी पुराने गड़े मुर्दे उखड़ जाए और उनका ये सच भी सबके सामने आ जाए। अब इस उम्र में वो जेल जाना तो बिल्कुल भी नहीं चाहते। ऊपर से वहाँ के कानून के हिसाब से अगर किसी केस से जुड़ी कोई भी जानकारी 15 सालों तक पुलिस के हाथ नहीं लगती तो फिर वो उस फाइल को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर देते हैं। ऐसे में जिस मामले में मिस्टर हांजी फंसने का डर रहे थे, वो 15 साल पूरे होने में बस कुछ ही महीने बचे थे। इसीलिए सबसे बचकर वो बेहद शांति से यहाँ नाइट ड्यूटी कर रहे हैं। अब उसी रात हम सियोंग को देखते हैं जो किम को कॉल करके पार्किंग एरिया में बुलाता है। एक डंडा दिखाते हुए लड़ाई के लिए उकसाता है, जिस पर किम को उस पर काफी गुस्सा आता है और वो उसे डंडे से बहुत पीटता है। लेकिन इतनी मार खाने के बावजूद भी सियोंग न जाने क्यों मुस्कुरा रहा था। जब उसे डंडे को लेकर अपने फ्लैट में आता है तो हम जान पाते हैं कि ये सब कुछ किम को फंसाने के लिए उसने किया था। दरअसल डंडा कुछ और नहीं मर्डर वेपन होता है, जिस पर अब उसने किम के फिंगरप्रिंट ले लिए ताकि जाते जाते वो किम को इन सब मर्डर के पीछे फंसा सके। अब अगले रोज सियोंग धीरे धीरे अपना सामान समेट रहा है और अपार्टमेंट छोड़ने की तैयारी में लगा है। लेकिन यहाँ से विदा लेने से पहले अब वो लिली को मारने का तय करता है, क्योंकि अब वो जब उसके सामने आती है तो उसे शिन की तस्वीर नजर आती है। सुबह होती है और लिली स्कूल जाने के लिए रेडी हो रही होती है, लेकिन जल्दबाजी में वो अपना मोबाइल फोन घर पर भी भूल जाती है। वहीं सियोंग उसकी माँ टाइसून को फोन करके एक इमरजेंसी मीटिंग रखने को कहता है ताकि वो आज अपनी बेटी को स्कूल लेने ना जा सके, जिसके बाद सियोंग लिली का अपार्टमेंट में ही पीछा करने लगता है। और इसके साथ ही हांजी को भी महसूस हो जाता है कि जरूर लिली ही उसका अगला शिकार है। रोजाना की तरह लिली आज भी स्कूल जाने से पहले अंकल हांजी से कुछ बातें करती है, लेकिन अब उन्हें लिली की चिंता सता रही है। वो उसे कहते हैं कि बेटा चाहे कुछ भी हो जाए मगर तुम स्कूल से अकेले मत आना। तो लिली उनसे कहती है कि आप परेशान मत होइए, माँ मुझे लेने जरूर आएगी, और ये सुनकर वो उन्हें थोड़ी तसल्ली हो जाती है। उधर अब पुलिस को मिस्टर यॉन की लाश के साथ मर्डर वेपन में किम के फिंगरप्रिंट मिलते हैं, जिसके बाद क्या था पुलिस बिना समय गवाए किम को गिरफ्तार करने के लिए पूछताछ के लिए थाने बुलाती है, जहाँ कि उन लोगों को इस बात का विश्वास दिला देता है कि उस रात वो अपने मामा के पास था। अब उसके मामा खुद आकर गवाही देते हैं और वो सारे शिकवे दूर हो जाते हैं। हालांकि इन सब के बावजूद भी पुलिस किम को छोड़ने को तैयार नहीं थी, क्योंकि मर्डर वेपन में उसके हाथों के निशान जो थे, जिसे देखकर किम को समझने में देर नहीं लगती कि ये सारा किया धरा सियोंग का ही है। तभी पुलिस स्टेशन में बत्ती गुल हो जाती है और वो खुद को निर्दोष साबित करने के लिए पुलिस की आंखों में धूल झोंककर वहां से भाग निकलता है। वहीं रात में रोज की तरह आज शिन भी अपनी माँ सॉन्ग से मिलने के लिए आती है, लेकिन आज सॉन्ग उसे डरती नहीं है, बल्कि उसे अपने सीने से लगाकर फूट फूट कर रोने लगती है, क्योंकि वो उसे अच्छे से जान चुकी है। उसकी बेटी उसे सौतेली माँ की तरह नहीं बल्कि अपनी माँ की तरह प्यार करती है। उसके कमरे में मौजूद सारे लेटर्स पढ़कर सॉन्ग बेटी को खूब लाड प्यार करती है। वहीं दूसरी तरफ सियोंग के अपार्टमेंट में अंकल रियोंग अभी भी फंसे हुए हैं।
तभी सामने पड़े बैग में मोबाइल बजने की आवाज़ आती है और वो किसी तरह उसके बैग को खोलने में कामयाब होते हैं और जंग को मदद के लिए एक वॉइस मेल भेजते हैं, जिसके बाद ही मोबाइल फ़ोन बंद हो जाता है। हालांकि तब तक वो वॉइस मेल जंग के पास पहुंच चुका था। अब कुछ देर बाद जोरदार बारिश होने लगती है। यहाँ सॉन्ग को न जाने क्यों लिली की याद सताने लगी है, क्योंकि इसी बारिश में उसने अपनी बेटी को खोया था। इसीलिए बिना देर किए एक छाता लेकर वो लिली को स्कूल से लेने के लिए निकल पड़ती है। दूसरी तरफ कैफे में बैठे जंग की नज़र सियोंग के नंबर पर जाती है, तो वो बिना देर किए अंकल रियोंग को बचाने के लिए निकल पड़ता है। आंटी सॉन्ग ने स्कूल से उसे रिसीव कर लिया, जिससे सियोंग का प्लान यहाँ फेल हो जाता है। अब वो गुस्से में रियोंग को ठिकाने लगाने के लिए अपने फ्लैट में वापस जाता है, मगर रियोंग तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। तभी अचानक मौका देकर अंकल रियोंग उस पर वार करते हैं, लेकिन उनका ये वार खा ली जाता है और सियोंग उन्हें बुरी तरह जख्मी कर देता है। लेकिन उससे पहले कि वो उन्हें मारता, अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है। सामने जंग था। सियोंग उसे कहता है कि मैंने तो आज कोई पिज़्ज़ा ऑर्डर किया ही नहीं और तुम क्यों आए हो। इस पर जंग कहता है कि आपने इस महीने इतने पिज़्ज़ा ऑर्डर किए हैं, हमारी लकी कस्टमर बन चुके हैं और ये पिज़्ज़ा हम आपको फ्री में देने के लिए लाए। बस फिर क्या था, पिज़्ज़ा का शौकीन सियोंग जैसे ही दरवाज़ा खोलता है, जंग के पीछे छुपे हुए मिस्टर हांजी उस पर एक हमला करते, जिससे सियोंग वहीं ज़मीन पर गिर पड़ता और खुद किस्मत से इसी दौरान वहाँ किम भी पहुंच जाता है। अब तीनों के तीनों घर के अंदर पहुंचते हैं और वहाँ का माहौल देखकर उनकी आंखें फट जाती है। इस तरह खून ही खून पड़ा हुआ था। अंकल रियोंग की भी हालत नाजुक बनी थी। जंग सबसे पहले उनके लिए एम्बुलेंस बुलाता है, जिसके बाद किम सियोंग की खूब पिटाई करता है। अंकल हांजी भी सियोंग के बार बार पूछ रहे थे कि आखिर उसने लिली के साथ क्या किया, वो कहाँ पर है, अभी तक घर क्यों नहीं आई। मगर सियोंग मुस्कुरा रहा था। इस बीच अंकल को किनारे लिली की डेड बॉडी मिलती है, जो कि बस एक सपना था। असल में वहाँ वही व्यक्ति था जिसने उसे 14 साल पहले खून किया था। आज वो उनके लिए सजा देने के लिए वो लिली के रूप में था, जो देखकर अंकल हांजी के सर पर खून सवार हो जाता है। वो एक भारी औजार से सियोंग को मार मार कर उसे जान से मार देते हैं। हालांकि इस कत्ल का इल्जाम किम अपने सर ले लेता है और अंकल हांजी को इस जगह से हटा दिया जाता है। एम्बुलेंस के साथ साथ वहाँ पुलिस आती है और सियोंग की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। सब कुछ बिल्कुल ठीक हो चुका है। अब सॉन्ग भी तब तक लिली को सही सलामत वहां से लेकर आती है, जिसे देखकर माँ टाइसून उसे सीने से लगा ले, क्योंकि अगर आज सॉन्ग का जमीन ना जागता तो शायद फिर से एक माँ अपनी बेटी से दूर हो जाती। उधर मिस्टर डोंग कुछ ही दिनों बाद पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। वेल, आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।